आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि सामाजिक अध्ययन से है। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो आंसर है भरोच तथा ताम्रलिपि इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, लिखिए। तो वर्षा, भूतल, प्रवाह, झीलें, जलप्रपात, शिव समुद्रम इत्यादि जल के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, जलप्रपात क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदियों या नाले को जलप्रपात कहा जाता है, और यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल का क्या महत्व है? तो भूमिगत जल अंग्रेजी के ग्राउंड वाटर यानी कि भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रंध्रावकाश में मौजूद जल को कहते हैं। अर्थात भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल अत्यधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, छत्रक शिला क्या है? पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? इसका आंसर है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिर कर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। ये मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। इनका आकार गोल, नवचंद्राकार और अनुवृत्ताकार होता है। नवचंद्राकार या चापाकार बालू स्तूप को बरखान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है? तो वायु पंच महाभूतों में से एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है, जिससे अनेक प्रकार की गैस है, जैसे कि जारक, प्रंगार, द्विजार्य, नाइट्रोजन, उदयन इत्यादि वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या पड़ता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? तो इसका आंसर, चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा? तो यह 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम मगध के सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? 321 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस में भारत पर आक्रमण कब किया?
तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडलों में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 30 सदस्य। अगला प्रश्न, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो नगर में न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपदों के न्यायाधीश को रजुक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अग्रम कहा जाता था। भूमि कर एकत्र करने वाले को अग्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? तो शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। अगला प्रश्न, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र के नाम से जाना जाता है। अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो मौर्य काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो तक्षशिला था। अगला प्रश्न, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण बताइए। अशोक के काल के बाद कोई योग्य अधिकारी नहीं था। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? तो जनगणना समिति जन्म मरण का हिसाब रखती थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अगला प्रश्न, गुप्त संवत का प्रचालन किसने व कब किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचालन किया था। अगला प्रश्न है, महाकवि हर्षेण कौन थे? तो महाकवि हर्षेण समुद्रगुप्त का महामंत्री एवं दरबारी कवि था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसीलिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो एक है आर्यभट्ट, दूसरा वराहमिहिर। अगला प्रश्न, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो एक है कालिदास, दूसरा है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इनका है साल्किक कहा जाता था। जो भूमि कर वसूलते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, उन्हें साल्किक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हुरों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? तो हुरों ने कुमारगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत पर आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? तो
चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम कुंग था। फायान का क्या अर्थ है? फायान का अर्थ है धर्म गुरु या धर्म रक्षक। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है हुण आक्रमणकारी कौन थे? तो हुण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। पुष्यभूत वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो हर्षवर्धन जी थे। अगला प्रश्न है हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न है हर्ष के समय में किन्हीं दो विद्वानों का नाम बताइए। तो एक विद्वान है बाणभट्ट, दूसरा दिवाकर। अगला प्रश्न प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूतों कुलों का उल्लेख है? तो राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का लेख है। अगला प्रश्न चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो आंसर है खजुराहो। अगला प्रश्न परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो आंसर है सियक अथवा श्रीहर्ष। गढ़वालों का सर्वप्रथम या सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र, जिसका शासनकाल है 1114 से लेकर के 1115 ईस्वी तक। जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो चंद्रावर के युद्ध में। अगला प्रश्न अवंती सुंदरी कौन थी? तो आंसर है अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। दोस्तों अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न है चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस राजधानी अहिलवाड़ा में थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। चाहमान वंश का सबसे प्रतापी व अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। इनका शासनकाल 1179 से लेकर के 1193 ईस्वी तक था। पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो धर्मपाल। इनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य का आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। अगला प्रश्न राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है कृषि। राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो राजपूत काल में ब्राह्मण तथा जैन धर्म बहुत प्रचलित थे। अगला प्रश्न है राजपूतकालीन कला एवं साहित्य शैलियों का कौन कौन सी थी? निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। आंसर है नगर, द्रविड़ और बेसर। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो आंसर है चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहला है कल्याणी के चालुक्य, दूसरा वातापी के चालुक्य और तीसरा है बेंगी के चालुक्य। अगला प्रश्न है कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति है? तो कविराज मार्ग के अमोघ वर्ष प्रथम तथा रत्नमालिका के जिनसेन द्वारा लिखित कृति है। अगला प्रश्न है ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था?
ऐहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश में प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक निम्न हैं, जैसे कि कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष आदि। अगला प्रश्न है, चोल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। पहला है आदित्य प्रथम, दूसरा राज प्रथम, तीसरा है राजेंद्र द्वितीय और चौथा है कुलोत्तुंग आदि। अगला प्रश्न है, पल्लवकालीन मतविलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो ये है महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, बेगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न है, वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो जय सिंह ने। अगला प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची में थी। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी यानी कि हिजरी सम्मत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। अगला प्रश्न, गजनबी वंश को किस और नाम से जाना जाता है? तो गजनबी वंश को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो इस्लाम धर्म के अनुसार 5 कर्म सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात करना और हज करना, ये सभी बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय में मानी जाती है? तो यह है मोहम्मद बिन कासिम के समय। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न, लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चालीसा क्या है? तो चालीसा तुर्की सरदारों का एक गुट है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो ये हैं रजिया बेगम। इनका शासनकाल था 1236 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा है? तो खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी था। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।